ये सभी भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th स्केड्यूल का हिस्सा है। ये सूची ही भारत की भाषाई विविधता को आधिकारिक तौर पर मान्यता देती है। अब इसे याद करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने दिमाग में भारत का एक नक्शा बनाने वाले हैं और एक सफर पर निकलने वाले हैं। इस सफर में हम पहली 14 भाषाओं को उनकी भौगोलिक जगह के हिसाब से याद करेंगे और हमारी ये यात्रा शुरू होगी एकदम उत्तर से। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है उत्तर से पूरब तक का सफर। चलिए हम अपनी ये यात्रा भारत के सबसे उत्तरी हिस्से हिमालय की खूबसूरत वादियों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट की पहली भाषा है कश्मीरी, जो जम्मू और कश्मीर के इलाके में बोली जाती है। अब वहां से थोड़ा नीचे और पश्चिम की तरफ आएं तो हम अपनी लिस्ट में सिंधी भाषा को जोड़ते हैं। तो अब हमारे पास हो गई कश्मीरी और सिंधी। इसके ठीक बाद हम पंजाब के इलाके में आते हैं और हमारी अगली भाषा है पंजाबी। तो अब तक क्या हुआ? कश्मीरी, सिंधी और पंजाबी। अब हम भारत के दिल में यानी मध्य भारत में आते हैं, जहां हिंदी एक प्रमुख भाषा है और ये भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। तो हमारी लिस्ट अब हो गई है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और हिंदी। चलिए अब अपनी यात्रा को पूरब की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं बंगाल, जहां की भाषा है बंगाली, और फिर थोड़ा और पूरब में असम में हम असमी को अपनी लिस्ट में जोड़ लेते हैं। बस दिमाग में उस नक्शे पर चलते रहना है। अब हम पूर्वी तट के साथ साथ नीचे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और ओडिशा पहुंचते हैं, जहां ओडिया भाषा बोली जाती है। और बस यहीं पर हमारी उत्तर से पूर्व की यात्रा का पहला हिस्सा पूरा होता है। अब आता है दूसरा पड़ाव दक्षिण की ओर। हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए भारत के पश्चिमी तट से होते हुए एकदम दक्षिणी छोर तक जाएंगे। तो तब हम आ गए हैं पश्चिमी तट पर। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात से, जहां गुजराती बोली जाती है, और ठीक उसके दक्षिण में महाराष्ट्र में हम मराठी को अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं। अपनी यात्रा को और दक्षिण की तरफ बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं कर्नाटक, जहां की प्रमुख भाषा है कन्नड़। अब हम घूमकर दक्षिण पूर्वी तट पर आते हैं। यहाँ पर एक जोड़ी है भाषाओं की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु और ठीक उसके नीचे तमिलनाडु में तमिल। और आखिर में हमारी ये भौगोलिक यात्रा भारत के दक्षिण पश्चिमी सिरे यानी केरल में खत्म होती है, जहां मलयालम बोली जाती है। और देखिए कितनी आसानी से सिर्फ एक मानसिक यात्रा करके हमने 14 भाषाएं याद कर ली हैं। ये दिखाता है कि विजुअलाइजेशन सीखने के लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है। अच्छा, अब बची हुई 8 भाषाओं की बारी है। ये वो भाषाएं हैं जिन्हें संविधान की सूची में बाद में जोड़ा गया था। इनको याद करने का भी एक आसान तरीका है। हम इन्हें 3 छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर याद करेंगे। तो ये समूह क्या है? देखिए, पहला समूह है एक क्लासिकल जोड़ी उर्दू और संस्कृत। दूसरा समूह है एक हिमालयी तिकड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और हमारा आखिरी समूह एक चौकड़ी है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो हमने अपनी भौगोलिक यात्रा भी पूरी कर ली और इन 3 समूहों को भी सीख लिया। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ लाने का और पूरे 22 भाषाओं की लिस्ट को एक साथ देखने का। और ये रही पूरी लिस्ट हमारी यात्रा और समूहों के हिसाब से। देखिए, उत्तर से पूरब तक की भाषाएं, फिर पश्चिम से दक्षिण तक, और फिर वो 3 समूह जिन्हें बाद में जोड़ा गया। ये सब मिलकर बनती है भारत की 22 अनुसूचित भाषाएं।